वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के हवाले से, और एक ऐसी कहानी आज हमें पता चली है जो कि सुन के यकीन करें कि तकलीफ़ भी हुई है, लेकिन तकलीफ़ से ज़्यादा इस बात का एहसास हुआ है कि अगर कोई इंसान कुछ करना चाहे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी उम्र ज़्यादा हो या वो बहुत रिसोर्सफुल हो। एक ऐसा बच्चा जो कि थैलेसीमिया का शिकार था, 16 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया। काशिफ की बात कर रहा हूँ मैं। और वो इतना बड़ा काम करके गया कि अपने जाने के बाद अपनी वसीयत कर गया वालिद साहब को कि बस मेरे बाद एक सेंटर खोल दीजिएगा जहाँ पे मुझ जैसे बच्चे जो अफोर्ड ना कर सकते हों उनका इलाज होता रहे। और माशाल्लाह 300-400 बच्चों का इलाज हो रहा है। 40 सेंटर उसके नाम से खुल चुके हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल वसीम साहब, वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड डॉक्टर इरम हसन साहिबा, मेडिकल ऑफिसर ऑफ काशिफ वर्ल्ड थैलेसीमिया सेंटर। डॉक्टर साहब, ये बताइए उन तमाम व्यूअर्स के लिए कि जिनको थैलेसीमिया का पता ही नहीं है, थैलेसीमिया है कौन सी बीमारी, किस तरह की बीमारी है? डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया एक वो, जैसे डॉक्टर इरम ने भी बताया आपको, कि जेनेटिक प्रॉब्लम है। और कैरियर तो हर ख़ानदान में, हर फैमिली में मौजूद हैं। असल में कैरियर को डायग्नोस करना होता है। कैरियर से मुराद नहीं, होता क्या है इसमें बीमारी? खून के कौन से ज़र्रात, कौन से सेल्स, कौन सा स्ट्रक्चर इसमें मुतासिर मैं होता है? वहीं आ रहा हूँ कि थैलेसीमिया माइनर जो कहलाता है वो असल में डायग्नोस करना होता है। उसको डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट होता है, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसे कहते हैं। उसमें जो है एक कैलकुलेशन होती है ब्लड की, RBCs की, और MCV और MCH एक देखिए मैं एक सेकंड इसको आसान कर देता हूँ माजरत के साथ। खून के जो कंपोनेंट हैं, एक होता है प्लाज्मा जिसके अंदर खून, ये लिक्विड पोर्शन है। फिर 3 सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब हमारी कौम को इतना ज़रूर पता चल चुका है। ये किस सेल की बीमारी है? ये रेड सेल्स की बीमारी है। और रेड सेल्स के अंदर एक मटीरियल होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अब मैं यही कह रहा हूँ कि थैलेसीमिया कैरियर जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनका HB लेवल डाउन ही हो। थैलेसीमिया माइनर मैं हूँ, आज आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मेरी HB जो है 13, नहीं 14। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डिफेक्टिव होती है? हाँ, थैलेसीमिया माइनर जो होता है वो उसमें MCV MCH एक सेल्स होते हैं, उनकी कैलकुलेशन होती है। उसको देख के हम उसकी जो वेरिएशन होती है वहाँ से काउंटिंग करते हैं कि अब ये थैलेसीमिया माइनर शो कर रहा है। उसके बाद फिर हम मेजर एक टेस्ट होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो करवाते हैं, जहाँ से उसकी HbF, HbA2, HbA ये क्लियर होती हैं। A1 और A2 और F ये वैल्यूज़ होती हैं जो क्लियर करती हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में। लेकिन उससे पहले सिंपल सा टेस्ट है जिसको CBC कहते हैं या ब्लड CP कह लें। उसमें जो है हम जो सेल्स की कैलकुलेशन है उसको हम क्लियर करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारा जो काशिफ थैलेसीमिया सेंटर में हमने लोगों को इनवाइट किया हुआ है कि आप CBC टेस्ट कराएं। यानी इसको आसानी से ही कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है थैलेसीमिया में डिफेक्टिव हो जाता है, जो मेजर है, मेजर थैलेसीमिया। मेजर को, हाँ मेजर में तो मैं मेजर की बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट माइनर। पहले ये बताइए कि होता क्या अब हीमोग्लोबिन? हम जब माइनर कैरियर हमने डायग्नोस कर लिया, उसके बाद बाद मेरी बात नहीं समझ मैं समझ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा मेरी हूँ। बात मैं देखिए, मैं इसको सिंप्लीफाई लोगों के लिए कर रहा हूँ। इसमें हीमोग्लोबिन, मैं एक बात कर रहा हूँ थैलेसीमिया मेजर की, फिर मैं माइनर पे आऊँगा। मेजर में क्या होता है? हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है या एबनॉर्मल होता है? हीमोग्लोबिन की नॉर्मल लाइफ से ज़्यादा इसकी लाइफ होती है या कम होती है? थोड़ा ये बताएं। मैं वहीं आ रहा था, शायद हम लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं कि थैलेसीमिया माइनर को जब मैंने क्लियर कर लिया, उसके बाद अगर हम थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया माइनर को शादी हो जाती है, उसके बाद मेजर जो है वो डायग्नोस होता है। मेजर में तो बाद में आएंगे, जब माइनर शादी हो जाए उसके बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो 25% जो है वो उसकी हैं कि रेशो के 25% में से बच्चे जो मेजर पैदा होंगे। अब मेजर को डायग्नोस करने के लिए, अब आप वाली बात आ रही है कि मेजर को डायग्नोस करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाता है, और उसमें जो होती है वही वेरिएशन आती है कि AF वैल्यू जो होती है इन्फेंट हीमोग्लोबिन, उसकी वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब पूरे सर्कल में मैं आ जाता हूँ कि जब अच्छा चले, मुझे थैलेसीमिया नहीं है, मेरा हीमोग्लोबिन क्या होता है? नॉर्मल है। बिल्कुल। और थैलेसीमिया वाले का हीमोग्लोबिन क्या होता है? थैलेसीमिया माइनर का नॉर्मल ही होगा, कोई नॉर्मल इशू होगा नहीं है। बिल्कुल। और मेजर क्या है? मेजर में जो है वो 6 मंथ में डायग्नोस होगा। उसमें ये होता है कि इन्फेंट हीमोग्लोबिन जो मदर से लेके आता है ना बच्चा, इन्फेंट हीमोग्लोबिन कहलाता है, जो कि 4 to 6 मंथ तक वो वही सर्किल में घूमता रहता है। उसके बाद जब 6 मंथ के बाद जब वो 7th मंथ में आएगा मेडिकली, तो वो फिर एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज करेगा। लेकिन
थैलेसीमिया मेजर का जो बच्चा होगा वो अपने इस पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ आके जो है बच्चा डायग्नोज होता है, फिर उसका कलर पेलिश होना शुरू हो जाएगा, मुख्तलिफ उसको इन्फेक्शन। क्या अलामतें क्या होंगी एक बच्चे में जिसको थैलेसीमिया मेजर हो? सबसे पहले जो एक तो वो फिजिकली पेलिश नज़र आएगा, वीक होता जाएगा। मेडिकली जो है उसको हाई ग्रेड फीवर शुरू हो जाएगा, लूज मोशन हो सकते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अब इन कॉम्प्लिकेशन में कोई सा भी हो जाए, अच्छा, लेकिन पेशेंट जो है, पेरेंट्स जो होते हैं उसको लेके भागते हैं जीपी डॉक्टर के पास कि भाई इसको डॉक्टर ये इरम हो से पूछना। डॉक्टर इरम ये बताइए, एक बच्चा इस दुनिया में आया, अच्छा बच्चे की आमद सारी बात एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है पूरे ख़ानदान के लिए। तो एक नॉर्मल बच्चे में और एक थैलेसीमिया के बच्चे में पैदाइशी तौर पे कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं या कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि अलग से पता चल जाते हैं? नहीं, पैदाइश के वक्त तो कुछ भी ऐसा कोई सिम्टम नहीं है। पैदाइश के बाद बिल्कुल एक नॉर्मल बिल्कुल बेबी होता है। नॉर्मल बच्चा होगा। इवन 4 to 5 मंथ्स 6 मंथ्स तक भी उसके बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। 6 to 7 मंथ्स में जब उसका हीमोग्लोबिन थोड़ा सा, क्योंकि ये परसिस्टेंस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन होता है ना, फीटल हीमोग्लोबिन परसिस्ट करता है, तो इसकी वजह से 6 मंथ्स तक तो वो चल जाता है। 6 to 7 मंथ्स जब वो चेंजिंग फेज आता है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। क्या क्या प्रॉब्लम? एडल्ट हीमोग्लोबिन में जब उसको चेंज होना होता है वो ये नहीं होता, फिर वहाँ पे उसको यही होता है कि वो वीक हो जाएगा, बार बार लेथार्जिक हो जाएगा, बार बार इन्फेक्शंस होंगे डिफरेंट काइंड के, जैसे डॉक्टर वसीम ने बताया है, लूज मोशंस, चेस्ट इन्फेक्शंस, ये वो। फिर यही होता है कि इसका डायग्नोसिस का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जब जहाँ डॉक्टर के पास जाएंगे वो कहेंगे हाँ ये तो पेल लग रहा है, इसका ब्लड सीबीसी कराते हैं, जर्दी माइल कलर हो जाता है। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल येलोइश जैसे, पेलिश जैसे हो जाएगा। और फिर वो उसका सीबीसी कराएंगे डॉक्टर्स। जाहिर है डॉक्टर्स को भी ना, मैं बहुत एक अजीब सी बात है लेकिन ये कि यहाँ पे डॉक्टर्स को भी थैलेसीमिया की अवेयरनेस नहीं है। ये होता है कि जब जैसे जाते हैं बच्चे तो वो उनको नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, सीबीसी कराएंगे, हीमोग्लोबिन कम आया, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया। ये नहीं सोचा कि हीमोग्लोबिन कम है, और जैसे ये एमसीएच, एमसीवी वैल्यूज़, हर डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो जब वो सीबीसी करा रहा है तो ट्रांसफ्यूजन से पहले वो सब चीज़ देखे उसके सीबीसी में, और अगर ऐसी चीज़ है तो पहले एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराए, कंफर्म करे कि ये माइनर है, मेजर तो नहीं है। अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो फिर उसको एज अपना जैसे सिम्टोमेटिकली ट्रीट करें। लेकिन अगर ये मेजर आ जाता है या माइनर आ जाता है, जो भी चीज़ आ जाती है, बेसिकली तो मेजर ही। यानी डायग्नोसिस के लिए पहले उसको एक ब्लड टेस्ट करें, सीबीसी। सीबीसी सिंपल। सीबीसी में आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम होगा, और इसके अलावा जो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है वो भी लो कम होगा। ठीक है, एमसीएच जिसको आप कह रही हैं, एम आर राइट? जी जी, वेरी राइट। ठीक है, और उसके बाद उसका जो एमसीवी है, इसको एमसीवी स्टैंड्स फॉर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ये भी वो भी डिक्रीज होगा, वो भी डिक्रीज होगा। अब ये अगर चीज़ें सस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो डॉक्टर साहब को चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो होता है कि वो क्या समझते हैं कि शायद इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो गया है, तो वो आगे रेफर नहीं कर रहे होते। फिर क्या करना चाहिए? फॉरन एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस वो कैसे करते हैं? एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन होती है पूरी अपने, वो फॉरन उसी वक्त एडवाइस ब्लड कर देते हैं। सैंपल ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड से ही टेस्ट होगा, वो सैंपल इनफ होगा तो उसी में हो जाएगा, वरना थोड़ा सा और लेके उसी वक्त ही कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद जैसे अगर हीमोग्लोबिन कम है, 5 हो रहा है, 4 हो रहा है, बच्चे की कंडीशन डिटीरियोरेट कर रही है, तो आप एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस का सैंपल ले लें, क्योंकि उसकी रिपोर्ट 8 to 10 डेज में आती है। आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दें, लेकिन ये एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस का आपने कर दिया है टेस्ट। मतलब कौन सा हीमोग्लोबिन लेवल होता है जिस पे ट्रांसफ्यूजन होना ज़रूरी है डॉक्टर साहब आपके ख्याल में? कट ऑफ वैल्यू हीमोग्लोबिन बच्चे का 5 हो, 6 हो, 10 हो? कम से कम ये है कि अगर वो अनडायग्नोज है तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू 5 के बाद उसको लग जाना चाहिए। फौरन उसको डायग्नोज, उसको वो ट्रांसफ्यूज करें, और इन द मीन टाइम एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएं। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस पे अभी हमें कॉल देते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। आई एम सॉरी सोहेल साहब, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, माजरत के साथ वो बातें ऐसी चल रही थी, आप ज़रूर कॉल कीजिए। अब ये बताइए, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ द फाइनल टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस? हाँ डेफिनेटली, अगर ये रिजल्ट सही आ जाता है, जिस तरह A1 वैल्यू होती है, HbA1, A2 एंड HbF, अगर आप देखते हैं कि HbF परसिस्ट करता है, इट्स मोर देन। एक नॉर्मल इंसान का क्या होता है? ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए एडल्ट में, जैसे इस फेज में नहीं, HB A होता है, A2 होता है, F होता है, क्या होता है? A1, HbF जो होता है ना, वो परसिस्ट नहीं करना चाहिए 6 to 7 मंथ्स के बाद, इट शुड बी बहुत हुआ तो 1%। लेकिन इनमें जो वैल्यूज़ आती हैं ना, वो 80 to 90, 90 to 100, इस तरह 91, 92 HbF परसिस्ट करता है, वो फ़ौरन डायग्नोस हो जाएगा आपको कंफर्म कि ये थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है। अब ये बताइए, माँ बाप के लिए तो एक बहुत बड़ा एटम बम होता है अगर ये उसको न्यूज़ दें, ठीक है, तो आप उन माँ बाप को क्या बताना चाहेंगे जिनके बच्चों को थैलेसीमिया अगर खुदा ना खास्ता आगे डायग्नोस हो रहा है, और दूसरी बात ये कि जिनको डायग्नोस हो चुका है उनके लिए आप क्या कहेंगे, और थैलेसीमिया से कैसे बचें? नाज़रीन, ये सारी बातें मैं करूँगा डॉक्टर वसीम साहब से भी, डॉक्टर इरम से भी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।